बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। हमारे साथ कज़ाफ़ी भट्ट साहब और दुर्रे नायाब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बड़ा फैसला अदालत की जानिब से आया और वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि कल तक हल्फ बर्दारी हो, क्या कहेंगे? देखिए ना, ये फ़ैसला मुतवक्को था कि ऐसा ही होना है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसिस से सूरत हाल थी उसके मुताबिक ये हलफ लेना बनता था, क्योंकि सदर और गवर्नर की जानिब से जिस किस्म का रवैया अपनाया गया था वो बिल्कुल गैर आइनी था। सदर मुमलिकत के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि वो मामलात को डिले कर सकें, वो इनकार नहीं कर सकते। सेम सूरत हाल गवर्नर पंजाब की भी है कि वो मामलात को डिले कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। अब जो तोजी पेश की जा रही थी जी कि आइन के तहत नहीं हुए, इस तरह नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ, यानी कि कान आप ऐसे करके पकड़। वाज़ेह तौर पर अदालत ने ये कहा है कि आइन के तहत वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जरूरी है जी। एग्जैक्टली। देखिए ना, इस हुकूमत ने जुन साहब बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये एक आइन शिकन हुकूमत के तौर पर पार्टी जो है वो उसके अंदर लिखा जाएगा। काम आपने करना है, काम तो आपने करना है, ये नहीं कि आप काम नहीं करना, आप आज कर लें, कल कर लें, 1 घंटे बाद कर लें, आपने हलफ लेना है, ये तय था और वो अदालत ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। अब देखना ये है कि क्या इस अदालती हुक्म के ऊपर मनोअन अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो पीटीआई के जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, यानी कि उनको अपने मनसब का ख्याल नहीं है कि अपने मनसब का वो ख्याल करें। 4 दिन का गवर्नर है, 4 दिन का गवर्नर है जो इस किस्म के इकदामात उठा रहा है। यानी कि ये आपने वो मौला जट और नूरी नत वाली मूवी देखी है? दुरे देखी है? हाँ, देखी है ना, मैंने भी बड़ी दफा देखी है। उसके अंदर जो वो नूरी नत का करैक्टर है ना, वो असल में इस सूरत में मौजूद है हमारे असल पास। में वक्त ये है कि आपको तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपने सूबे के बारे में सोचना है। दूसरा उसमें ना ये भी जरूरी है कि ये जो डिमांड कर रहे हैं आइंदा जनरल इलेक्शन जाने के लिए, तो पहले ये अपना आईनी अमल प्रोसेस मुकम्मल कराएंगे तो आगे चीजें चलेंगी ना। आपने बिल्कुल सही कहा। कैसे हो सकता है कि जी आप एक तरफ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मुनाफकत है, मतलब कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन आप सूबों के अंदर कानून साजी का अमल पूरा नहीं कर रहे और डेलिबरेटली पूरा नहीं कर रहे। और माजरे के साथ मैं ये इस चीज़ को डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं कहूँगा, इसको चालाकियाँ, मुनाफकत, झूठापन और इसको धोखा देना, डिसीवनेस, कि आप डिसीव कर रहे हैं एक सिस्टम को, आइन को, नहीं करना चाहिए। अगर आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हौसला करें और सिस्टम को जितनी तेज़ी के साथ आप शिफ्ट कर सकते हैं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ हैंड ओवर कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ममनून हुसैन साहब से तो हलफ लेते इनको कोई एतराज़ नहीं था, ना कोई गैरत थी, ना कोई इनको मसाइल थे, ना कोई चोर थे वो उस वक्त, ना कोई प्रॉब्लम थे। तो आज जब अपनी स्टेज उसी पे खड़े हो गए हैं तो अब सदर पाकिस्तान जो है वो अपना आईनी फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए, बजाय कोई इंटरफेयर करके फिर आपसे आपका काम करवाए। तो इस वक्त ये स्टेज पे खड़े। अच्छा, आप एक और चीज़ भी देखें दुरे है ना, एक और चीज़ भी सब ने नज़रअंदाज कर दिया, सब ने इस सारे केस के अंदर हमजा शहबाज के हलफ के मामले के अंदर आप फरा को भूल गए हैं। फरा की करप्शन को आप भूल गए हैं। कोई डिस्कस कर रहे हैं करप्शन के मामलात को? क्या मरकज के अंदर जो करप्शन की गई, इनके लोगों ने करप्शन की है, जो तोशाखाना केस है, अब तो जमीनें निकल आई ना, देखिए ना, अभी बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकल। लेकिन पंजाब मेन फोकस यही था कि हल्फ बर्दारी हो जाए, उसके बाद अब देखिएगा, अब एक के बाद एक चीज खुल देखना ना, पंजाब झूठ का शिकार है, कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए हैं, उन्होंने सफाई पे इतनी ज्यादा कंसेंसस शो की है, तमाम काम रुके पड़े हैं, शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा। वजीर आला कोई तो हो, आईनी तौर पे बैठ जाए। भाई बुज़दार साहब भी अगर आईनी हल निकाल के बैठ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो आ जाए भाई, कोई तो है। आपके 25 दिन से सूबे का वजीर आला ही नहीं है, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मौजे कर रहे हैं, आपके पुलिस अफसरान जो हैं दंदनाते फिर रहे हैं, उनको पूछने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, शहर में बिजली नहीं है, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इशू है, अच्छा महंगाई है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। ये देखिए डिसीजन आ गया, अब देखना ये है कि कल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। आपको हमें आज ही मालूम हो जाएगा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है रुकावटें पैदा करेंगे। मैं यही पूछने लगी थी कि अभी भी चांसेस हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 80% चांसेस हैं कि रुकावटें पैदा करेंगे, के बावजूद रुकावटें पैदा करेंगे। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब साहब और सदर ममलिकत अगर अपने दिमाग से काम लेते और आईनी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते तो अब तक उनको अदालत में जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आप दिमाग की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ मैं वो आपने वो सुना होगा डोले शाह की चुई, एक वो एक लफ्ज़ चलता है कि वो जो छोटे से सांचे में उनका सर होता है।
तो वो ना किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया। मैं ये सदर या गवर्नर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पीटीआई के हमायतियों के लिए कह रहा हूँ। आप उनके साथ दलील के साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट भेजा, उसने कहा कि जो वो डोले शादी चुई होंगी है ना भट्ट साहब, ਉਹਦੀ भी सोचन समझन की सलाहियत जी है ना इन्हों तो 15% ज़्यादा हैगी है। अच्छा, यानी कि उस कहते हैं कि उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है, लेकिन जो इनका सपोर्टर है या जो ये लोग हैं ना, इनके अंदर वो 15% सलाहियत भी नहीं है। आप इनके साथ दलील के साथ बात करें, वो दलील के साथ आपको जवाब भी देंगे। देखें ना मुल्क में ये करके जा रहे हैं, ये कहते हैं कि आईनी काम नहीं करना हमने। आप उठे, भट्ट साहब को उठाएं, दुनिया को उठाएं, स्टूडियो खाली कर दें। इस वक्त इनका ये हालत है कि मुल्क खाली कर दें और भाड़ में जाए सारे। आपको हददर्मी है ना, सिर्फ एक इक्तदार के हवस ही है बिल्कुल। आपको अगर सिस्टम को डिरेल भी करना है तो आईनी तरीके से उसको लेकर आगे लेके जाना है। जिस तरह तरीके दमतमात पेश हुई हैं, आप भी पेश कर लेना जब मौका आएगा। आपने तो फेस करने के बजाय इस्तीफे देके घरों में बैठ गए। अफसोसनाक बात यह है कि आप एक तो पहले इलेक्शन की बात करते हैं कि जी हमने इलेक्शन में जाना है, दूसरी तरफ आपने कहा जी हमारे 130 बंदों ने रिजाइन दे दिए। वो भाई इलेक्शन में जाना है, फिर आप जिमनी इलेक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तीसरी तरफ शेडो गवर्नमेंट, कल बुज़दार साहब ने शेडो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश। यानी कि आप इनका दो रुखा देखें। अच्छा बट साहब ये बुखलाहट है, समझ कुछ नहीं आ रहा। अब टाइम है जितना वो कह रहे हैं जो कुछ हो सकता है कर लें, कोई कसर ना बाकी नहीं। कसर तो अब और क्या कसर रह गई। आप ये देखें कि दिल दहल जाता है, दिल दहल जाता है जिस किस्म के कमेंट्स, जिस किस्म की चीज़ें आ रही हैं ना। आप यानी कि यहाँ तक कमेंट करें कि जी अगर नबियों की ख़त्म ना हुई होती तो हमारे रहबर इस तरह के होते। और यहाँ तक देखें कि एक बंदा ऐलान कर रहा है कि जी मैं तो इमरान खान के हुक्म के ऊपर अपने बच्चे का गला भी काट दूँ। यानी कि और इनके लीडर देखें, किसी जगह पे क्या उसने इस बात से मना किया किसी को? अभी तक देख लें, कोई स्टेटमेंट आई किसी जगह पे कि यार इस किस्म की चीजें कमेंट्स मत करें। जहां बड़े घर पे पर जलते हैं ना, वहां उन्होंने कहा कि वो बड़े घर पे बात ना करें, वहां पर जलते हैं ना। बड़े घर पे चीजें छोड़ दी देखें ना, बड़े घर पे तो पर तो सबके जलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, घरों के अंदर जिस किस्म की लड़ाइयां डाल दी हैं, क्या इनके लीडर ने कहा है कि यार बस स्टॉप? मुझे लगता है पीटीआई ने इस तरह की दोगली ओपोजिशन करते हुए ना इनका 1.5 साल गुजार देना है। और जो ये प्रोसेस सोशल मीडिया पर नौजवानों के रवैये में एक बदतमीजी नजर आ रही है, यकीन माने आप मुआशरती बिगाड़ का बाइस। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप दलील के साथ बात लिमिट भी क्रॉस करे जा रहे हैं लोग बदतमीजी में। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे नाज़रीन। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ हम अपनी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और इस बड़ी खबर पर भी हम अपडेट्स मलिक साहब से लेने की कोशिश करेंगे। जानना भी ये है कि अदालत ने तो फैसला सुना दिया, अगर मनुअन इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आगे क्या हो सकता है, मलिक साहब से हम जानेंगे ये। भट्ट साहब हमारे साथ अभी मौजूद थे। भट्ट साहब को ज़रूरी काम के लिए अब न्यूज़ रूम की तरफ जाना है। दुर्रे नयाब हमारे साथ मजीद आगे रहेंगे शो में। फिलहाल ब्रेक ले लेते, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया है और अदालत ने वाज़ेह तौर पर ये अहकामात दिए हैं कि 25 रोज़ हो गए हैं सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है, फौरी तौर पर हल्फ बर्दारी होनी चाहिए वज़ीर आला की और इसमें तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। ये अहकामात जारी किए गए हैं। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे उनका तज्जिया जानते हैं कि अदालत के फैसले पर वो क्या कहेंगे। नवीद चौधरी साहब, वाज़ेह अहकामात अदालत ने जारी कर दिए हैं कि कल तक जो है वो हल्फ बर्दारी होनी चाहिए। हुकूमत बनाने के आइन के आर्टिकल कहते हैं कि हल्फ जल्द होना चाहिए, लेकिन इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, अदालत के हुक्म से ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो पहला ऑर्डर था उसी को बरकरार रखा गया है और अदालत ने ये भी बता दिया है कि इस हवाले से जो आइन का तरीक़ेकार है उससे गुरेज की राह अख्तियार की जा रही है। सदर पाकिस्तान भी कर रहे हैं और गवर्नर पंजाब भी कर रहे हैं। तो अदालत ने, मैं समझता हूँ कि जुडिशल स्टैंड का मुजाहरा करते हुए टाइम दिया है कि कल तक गवर्नर साहब जो हैं इस हवाले से इक़दाम करें, किसी को नॉमिनेट करें अगर खुद हल्फ उठा सकते। ये तो बिल्कुल अब वाज़ेह हो गया कि गवर्नर पंजाब हों या सदर हुकूमत हों, वो हल्फ के हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारियों को
फतेहपुश डालकर अपनी पार्टी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बड़ी अहम सीटें हैं सदर मुमलिकत और गवर्नर, और अगर इस तरह के रद्द-ए-अमल हम देखें अदालती अहकामात पर भी, और अगर अब ये अदालती अहकामात नहीं माने जाते, दोबारा एक दफ़ा से हम देखें कि डिले किया जाता है सदर मुमलिकत की तरफ से भी, गवर्नर साहब की तरफ से भी, जैसा कि हम देख रहे मुसलसल करते आ रहे हैं, फिर क्या इम्कानात हो सकते हैं? देखें, आज का जो जजमेंट है उसमें फादर चीफ जस्टिस ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर कोई इस तरीके के साथ आइन को रोंदने पर आ जाए और आइन से इनहराफ करे तो हलफ खाने के लिए मुतबादल रास्ते भी दिए गए हैं। ये वजाहत उन्होंने कर दी है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर आइनी मुद्दे पर बैठा एक शख्स कहे कि मैं आइन को मानता ही नहीं तो अदालत वहाँ रुक जाएंगी। जज साहब ने कल भी ये वाज़ेह किया था कि आसफ जरदारी केस में ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वहाँ अदालत का दायरा कार शुरू हो जाएगा, वैसे भी शुरू हो जाएगा। अब किसी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने का ये मतलब थोड़ी है कि वो गन ले और चौक में खड़ा होकर बंदों को मारना शुरू कर दे या आइन की जो शिकें हैं उनको अपने पाँव के तले रोकना शुरू कर दे। ये मुमकिन नहीं है। मतलब ये तो जंगल का कानून नहीं है। ये एक पागलपन तो हो सकता है, एक जुनूनियत हो सकती है, लेकिन इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो कानून अपना रास्ता खुद तैयार करेगा। चूंकि पीटीआई की हुकूमत आइन को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही थी, और उतरने के बाद जब हुकूमत से उतर गए तो वो नवीद चौधरी साहब ये कहिएगा, बर वक्त वजीर आला की तैनाती कितनी अहम है, कितनी जरूरी है, इसकी अहमियत पर रोशनी डाल दीजिएगा। सुबह पंजाब, यहाँ मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप लाहौर के किसी भी चौक के अंदर अगर वहाँ ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, सिस्टम सारा चौक हो जाएगा। ऐसे ही है, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइनें लगेंगी कि निज़ाम जिंदगी मअतल हो जाएगा, ना स्कूल जा सकेगा, ना दफ्तर पहुंचेगा टाइम पर, और वहाँ जो एक ट्रैफिक जाम होगा उसके सबब आधी बाधी फंस जाएगी। इतना बड़ा ये शहर है। तो आप इस शहर में एक ट्रैफिक वार्डन का अपनी ड्यूटी पर मौजूद होना अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा ये कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 6.5 जहाँ पर आबादी है उसका निज़ाम किसी के पास है ही नहीं, और वो खुद ब खुद ही चलता जा रहा है और इस तरह से चलता जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक रविश है, बहुत खतरनाक रविश है। मैं समझता हूँ कि ये तो आइन तोड़ने से भी ज्यादा आगे जाकर मामला है। मुल्क को, कौम और सूबे की किस्मत से खेलने की जरूरत है। बहुत ही ये मैं समझता हूँ एक अफसोसनाक और शर्मनाक जो पहलू हमारे सामने आया है कि एक दो लोग किस तरीके के साथ अपनी पार्टी रॉयल्टी या लगन और किसके कहने पर इसके पीछे कौन है, ये मतलब ग्रैंड साजिश का एक हिस्सा है और ये काम कर रहे हैं। और मैं तो तवक्को करता हूँ कि जैसे ही ये वापस उतरेंगे और इनका ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म होगा तो इस हवाले से फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बहुत ही बड़ा जुर्म है, कभी जुर्म है। और पंजाब के लिए हलफ न लेना और पंजाब को खाली छोड़ देना, ये तो सीधी सीधी बात है कि आप कहते हैं कि मुल्क बगैर किसी इंतजामी अथॉरिटी के रन करे, वो मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक मामला है। नवीद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद थे और पर इजहार ख्याल कर रहे थे। दुर्रे नायाब, मैं आपसे जानना चाहूँगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि हमने अगर रिवायत देखें तो आइन शिकने की रिवायत है, अगर इस पर भी अहकाम जारी नहीं किए जाते हैं, हल्फ बर्दारी कल फिर हम देखते हैं कि अहकाम के बावजूद नहीं होती, तो फिर क्या इम्कानात? बिल्कुल, ये पॉइंट्स बड़े हमने डिस्कस किए ब्रेक में। मैं और भट्ट साहब यही बात कर रहे थे, तो भट्ट साहब भी इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि 15 दिन तक तो सदर पाकिस्तान वैसे मामला को लटका सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद आज के फैसले को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या फिर अपनी पार्टी में या जिस तरह भी है उसमें मुशावरत के लिए भी टाइम का एक बहाना बना सकते हैं। बहुत सारे बहाने इनके पास हैं और मैं कन्विंस हूँ कि अभी भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपना आइनी हक अदा नहीं करेंगे। और जो आइनी फ़र्ज़ है उसको पार्टी से बालातर होकर सोचना चाहिए ना। अब आप किसी भी जमात का हिस्सा नहीं है, अब आप सदर पाकिस्तान है, अब आप गवर्नर पंजाब है, और गवर्नर पंजाब में आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है कि किसी भी सियासी जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुझे सिर्फ एक पॉइंट बता दें, और यही वो पॉइंट था जब ममनून हुसैन साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से मशवरा करके अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने पर तरजीह दी थी। ऑल दो कुछ हल्कों का ये ख्याल था कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि फौरी तौर पे हलफ हो इमरान खान साहब का, लेकिन फिर भी सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब, अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे, उन्होंने फिर भी ये बातें जो हैं उस वक्त मानी और उन्होंने जाके आइनी एक जिम्मेदारी अदा कर दी। किसी को अदालत नहीं जाना पड़ा, किसी को कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ा, किसी अदालत को बीच में आके आपको 25 दिन बाद झंझोड़ना नहीं पड़ा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सदर पाकिस्तान है। कल भी रिमार्क्स में ये कहा गया कि इससे पहले क्या फिर जिम्मेदार लोग सो रहे होते हैं कि जब तक कोई बंदा अदालत में ना आए, आके ना बात करे
और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पूरे पंजाब के सूबे की आवाम की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की बात है। उसके अंदर जो इस वक्त हालात हैं, ये सिर्फ किसी एक जमात के जो उसके गैर फाल होने का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब के गैर फाल होने का मसला है। और इस वक्त आइनी सूरत हाल के साथ जो लाहौर समेत पूरे पंजाब में एक बहरान आया हुआ है, उसकी तरफ तो तवज्जो जा ही नहीं रही। और सही बात की है कि बड़े बड़े स्कैंडल दब रहे हैं इस इशूज़ में, बड़ी बड़ी चीज़ें खुलने से कासिर हैं, बड़े बड़े जो आपने गलत इकदाम किए हैं उन पर भी बात होनी है, और बड़ी बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी ने इनके कहने पे जो काम किए हैं वो भी सारी उससे आप कब तक बच जाएंगे? वो सिलसिला तो आगे जाके असल बचाओ उससे है, ऐसे ही है। ये लेकिन मुझे ये दुरे नायाब बट साहब समझ नहीं लगती कि कोई एक भी पार्टी में बंदा ऐसा नहीं जिसके पास ये फहमो फरासत हो कि आप बार बार आइन शिकनी कर रहे हैं, आप मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपने नया पाकिस्तान, आपने मेरिट, आपने इंसाफ की बातें की, और आज जिस स्टेज पे आप मुल्क को लेकर आए हैं पूरी दुनिया में हर जगह पर ये बातें की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब रहे आप, और बार बार आपकी जानिब से ये रवैया हट दर्मी का समझ से बाहर। देखिए, मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट ही में ना वो डोले शादी चुई वाली मिसाल दी थी। आप उसको मद्देनज़र रखे हुए ना इनके बारे में बात किया करें, क्योंकि ये उसके ऊपर 100% उस जुमलों के ऊपर उतरते हैं कि उसके अंदर 15% सोचने समझने की सलाहियत है, इनके अंदर वो भी नहीं है। देखिए, सिर्फ एक बंदे ने अपनी ज़ाती अना की खातिर पूरे मुल्क की सलामती को, आइनी इदारों को जो है वो दाव पर लगाया हुआ है। इदारों के ऊपर जो हमले हुए हैं वो अभी तक जारी हैं। अभी तक फेसबुक, ट्विटर के ऊपर जो है वो अभी तक आइनी इदारों को, यही तो सवाल है ना कि एक बंदा जो कहता चला जा रहा है, चाहे वो आइन शिकनी है, चाहे वो मुल्की मुफादात में नहीं है, पीछे लोग जो सारे चल रहे हैं मुझे उनकी समझ नहीं। देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा मसला है। यही तो सर कि पढ़े लिखे लोग चले हम ये कहें कि जाहिल या अनपढ़ या कोई इस किस्म के जो दूसरे लोग हैं वो नहीं, पढ़े लिखे लोग इसकी हमायत कर। बुनियादी तौर पर इन साहब ने जो मुआशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन है उसको इस्तेमाल किया, उस फ्रस्ट्रेशन को जो है बाहर लेके आ गए हैं। इसीलिए बेटा बाप के गिरेबान पे हाथ डाल रहा है, बेटी जो है वो माँ का दुपट्टा नोच रही है, और इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ये बात बड़े वाज़े तौर पे दुरे बताऊँ, इन्होंने 100 प्याज भी खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं। करना तो पड़ेगा, आपको हलफ भी लेना पड़ेगा, आपको बाकी मामला ये 100 प्याज और 100 जूते वाली मिसाल इनके ऊपर पूरी आती है। अच्छा, एक ट्रेंड बड़ा इन्होंने खूबसूरत इंट्रोड्यूस कराया है कि आप कारकर्दगी भी ना दिखाएं, आप 4 साल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और बात पे अड़े रहे, और जब आपका रिजल्ट कार्ड आए ना 0/0, तो आप कोई ना कोई बहाना करके आराम से निकल के एक सिचुएशन को यूज करके पूरी कौम को पीछे लगा के आप मेरिट पे बताएं कि कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर ये अपना केस डिफेंड करते तो क्या कर सकते थे। बिल्कुल। और कोई भी जिम्मेदार और समझदार बंदा जितने भी बैठे हैं, आप ग्राउंड रियलिटी देखें, आपके पास बताने के लिए, करने के लिए है। इसीलिए तो इम्पोर्टेड हुकूमत का कता कलामी माफ, इसीलिए तो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाया है कि अब आप जब मेरे पास वोट मांगने के लिए आएंगे, मैं कहूंगा भाईजान मैनू आया तो दसो आटा किन्ने दा हैगा सी ते हुण किन्ने दा तुसी करता है, मैनू नौकरी तो मिली नहीं, मैनू घर भी नहीं मिलिया, तुसी मैनू कही मैं घर दवांगा, मैं नौकरी भी दांगा, कौन पूछेगा। ये लारे तो अब गए, लोगों को भी पता चल गया कि उनको बातों में घुमाया गया था। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अब इस तमाम सियासी सूरत हाल में वजीर आला की जो तैनाती नहीं की जा रही, उसमें जो नुकसानात हो रहे हैं, हमने उसकी तरफ आना है। आज की लीड स्टोरी है, बड़ी खबर है, हर कोई ये शिकायत कर रहा है, पूरे शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब लोगों को भुगतना पड़ा है। अब ये जो तमाम जगहों पर, तमाम इदारों में एक हमें हलचल सी नजर आ रही है, हर तरफ जो है वो कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई SOPs नहीं है, कोई हालात नहीं कि भी लोगों की दादरसी हो, बिल भी दिए जा रहे हैं भारी भरकम, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है सारिफिन की। अब इस तमाम सिनेरियो का जिम्मेदार कौन है, कौन पूछने वाला है इनसे? लोड शेडिंग अगर हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग, ट्रिपिंग, क्या करें लोग, कौन ये हालात ठीक करेगा, ये आज की बड़ी बात है। लोग तो परेशान हैं। इस खबर पे आते हैं, फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अब जी हालात ये हैं कि शहर के 10 ग्रिड स्टेशन अचानक बंद, तवील लोड शेडिंग, शहरी सरापा एहतजाज है। माह मुबारक चल रहा है, सहरी और अफ्तारी में तो आप बिल्कुल भी लाइट के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या करें जी, ये अजाब भुगतना पड़ रहा है।
और फिर जो हम कहते हैं गैर इलानिया लोड शेडिंग, अगर आपने लोड शेडिंग करनी है खुदारा लोगों को बता दें कि ये घंटे हैं यहाँ पर लोड शेडिंग होगी, आप अपना मुतबादिल जो है वो मैनेज करके रखें। मतलब सारा दिन यूपीएस लोग उस तरह से चलाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर पता हो कि ये 2 घंटे हैं, आप केयर करते हैं चीज़ों को, उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, पानी उस लिहाज से आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं, दुर्रे नायाब देखिए, आप कल एक साबिक ब्यूरोक्रेट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन साबिक हो जाएंगे बहुत अरसा बाद, जिनको कहा जा रहा है। आज चीमा साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, कल उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया 3 साल बाद जेल में काटने के बाद, और उन्होंने स्पेसिफिक ये बात की है कि जावेद चौधरी साहब को वो दे रहे थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने स्पेसिफिक ये बात की, उन्होंने कहा जी कि लोड शेडिंग की बात आप तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुशावरत में आ गए, क्या मामला है? कहता मामला क्या है, सीधी सी बात है, कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार ही नहीं था, कोई किसी कागज़ पर दस्तखत करने को तैयार नहीं था। 3 सालों में किसी ने IPPs को देखा ही नहीं, 3 सालों में किसी ने एनर्जी प्रोजेक्ट्स को नहीं देखा, किसी ने LNG की डील करने को तैयार नहीं था। और जब उनसे पूछा गया शिवाशी साहब की एक मीटिंग में कि जी बताइए क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो नैब से डर लगता था, हमें तो पकड़ धकड़ से डर लगता था, हम तो काम नहीं कर सकते। 3 साल में जो चीज़ें डिले हुई, आपके पावर प्रोजेक्ट्स डिले हुए, उनके अंदर जितनी भी आपने फ्यूलिंग रीफ्यूलिंग के मामला थे, LNG की खरीदारी थी दूसरे ममालिक से, वो डिले कर करके आपने डॉलर रेट कहाँ पहुँचा दिया, किस चीज़ का इंतज़ार था? और अब हालात ये हैं कि ना हमारे पास फर्नेस ऑयल है चलाने के लिए, ना हमारे पास इस वक्त LNG है, क्योंकि हमने बर वक्त उसकी प्रोक्योरमेंट ही नहीं की, और हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। और सारे लोग इस चीज़ पे इमरान खान साहब का मुंह देख रहे होते थे कि कल को हमें पकड़ा जाएगा, ये तो कोई फैसला दे देंगे, हम कैसे करें, विल ही नहीं थी किसी बंदे की। अब जिस सरकारी हुकूमत के साथ जिस पॉलिटिकल हुकूमत की केमिस्ट्री ना हो, उनकी आपस में विल ना हो, उसने क्या परफॉर्म करना है? मैं फिर बात करता हूँ, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। नजर आ रही है आपके सामने है, उस पे आप बताएं, आपकी परफॉर्मेंस ना होने से, आपकी गवर्नेंस ना होने से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुंचा? मुझे नहीं समझ आते, ये परफॉर्मेंस का तो जिक्र वो कर ही नहीं रहे हैं ना अपनी। अब इदारों का बेड़ा गर्क जो है, ये कहते हैं कि इन्होंने किया है कि किसी और ने आके किया है। आपके एनर्जी सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया, आपकी पुलिसिंग, आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हर धर्म हो चुकी है, बेलगाम हो चुकी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। और आपके इस वक्त जो शहर के तो चले 10 ग्रिड स्टेशन है, नज़र आ जाता है, जो बाकी 36 अजला हैं, जो छोटे शहर हैं जो हैं, वहाँ तो 10-10 घंटे 8-8 घंटे का अजाब भुगतना पड़ रहा है, वहाँ तो कोई रिपोर्ट भी बहुत जल्दी नहीं पहुँच पाती। तो ये हालात है। इन इदारों का जिम्मेदार कौन है? ये इदारे तो किसी जुडिशरी के, किसी सिक्योरिटी एजेंसी के, किसी और इदारे के मातहत तो नहीं थे ना, ये तो आपके मातहत थे। जिम्मेदार कौन है? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बता रहे हैं जी कोको कोला इस दफ़ा क्या सबसे बेहतरीन लेकर आया है। इस रमज़ान में कोको कोला ने जो ज़बरदस्त पेशकश की है, सेलिब्रेट कर रहा है वो मोमेंट्स जो कि रमज़ान को मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार बना रहे हैं। आपको बताएं कि ये ख़ास जो कोको कोला लेकर आया है स्पेशल ऑफ़र, रमज़ान का असल मैजिक है साथ होने में। इस रमज़ान कोको कोला हमें बेहतरीन रमज़ान गुजारने की रेसिपी बता रहा है, क्योंकि मैजिक वही होता है जहाँ पर अपने तमाम साथ हों, और कोको कोला ये बहाना लेकर आया है अपनों को साथ बिठाने का, मिलाने का, मिलकर जो है वो रमज़ान का मज़ा दोबाला करने का। एक साथ मिलकर बैठने में और शेयर करने में मज़ा है, कोको कोला ये टैगलाइन लेकर आया है और इस रमज़ान को बेहतरीन बना रहा है। सबको मिलजुल कर इकट्ठा करके कोको कोला, जब सब साथ हैं इफ्तार पे तो कोको कोला पास कैसे नहीं हो। इसका नाम ही जो है वो रियल मैजिक है, यानी एक बहाना है मोहब्बत का, एक बहाना है सबको लेकर बैठने का, मिलजुल कर बैठने का। तो इस रमज़ान को कोको कोला कुछ इस तरह से स्पेशल बना रहा है कि अपनों को इकट्ठा भी कर रहा है, इफ्तार का ज़बरदस्त मज़ा दोबाला भी कर रहा है। तो ये तो कोको कोला की जानिब से कुछ बेहतरीन किया गया है इस रमज़ान में। हम आगे बढ़ते हैं, मौसम की सूरत हाल जानते हैं टुडेज़ वेदर में। अभी चलते हैं मायदा की तरफ, बाहर मौजूद हैं। मायदा, कहिए मौसम आज कैसा है?
जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में इस टाइम जो है सूरज का पारा फुल हाई है, गर्म लू के तपेड़े भी चल रहे हैं और सूरज जो है सूरज का जोबन जो है फुल दिखाई दे रहा है। शहर में गर्मी की शिद्दत खासी बरकरार है और शहर में जो सूरज है हमारे शहरियों को खासी आंखें दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से अभी मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ 44 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन ज़ाहिर की जा रही है, ईद आने वाली है तो यही महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरियों की ईद भी इसी तरह गर्मी में गुजरेगी। उसी के साथ जो है बारिशों की अगर बात करें तो 24 घंटे में बारिशों के अमकानात हाल ज़ाहिर नहीं किए गए हैं और आइंदा हफ्ते में भी बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। मैं बात करें हवा में नमी के तनासुब की तो सिर्फ 30% जो है हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हमारे शहरियों के लिए माहिरीन की जानिब से रोज़ एहतियाती तदाबीर जारी की जाती हैं। तो हमारे शहरी इस गर्मी से बचने के लिए जो है उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है और दूसरी जानिब गर्मी का जोर भी बरकरार है। तो हमारे शहरियों ने खुद इस गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। जी बहुत शुक्रिया। मायदा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल बता रही थी। गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, माह रमज़ान भी है। अब आपने गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए जी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर कम निकलिए और पानी का इस्तेमाल सैरी और अफ्तारी में ज़्यादा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कारफोर अगर आप जा रहे हैं, नेस्ले मिल्क पैक यहाँ से आप खरीद सकेंगे। रिटेल प्राइस 2190 रुपये, प्रमोशन पर 1919 और इस पर आप 271 रुपये बचा सकेंगे। सदोसे नगेट्स पैक है जी 820 GM और रिटेल प्राइस 720 रुपीज़, प्रमोशन 449 और इस पर 271 रुपये आपके बच जाएंगे। जाने रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जी, अफ्तार के टाइम। रिटेल प्राइस 290 है, इसका पैक मिलेगा आपको 245 रुपीज़ में, 45 रुपीज़ बच। और इसके बाद डालडा कुकिंग ऑयल, रिटेल प्राइस 2319, प्रमोशन पर 2472 में मिलेगा, 153 153 रुपये बच जाएंगे। और जी इसके बाद प्रमोशंस के बाद ईद शॉपिंग आप कर रही हैं, सेल्स बता देती हूँ कहाँ कहाँ लगी है। पहला ब्रांड है हार्मनी, अगर आप यहाँ जाएंगे अप टू 50% ऑफ। और अगर आप जाएंगे वन ब्रांड पर, यहाँ पर अप टू 20% ऑफ। अब शामिल कर लेते हैं माल का हाल। हमारे पास लिस्ट है जी, डिफरेंट करेंसी रेट की आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से स्टूडियो में कहेंगे। मौजूदा सियासी हलचल और आज एक बड़ा फैसला जो अदालत की जानिब से आया है और इसके साथ साथ जो हमें सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनकी हिकमत अमली क्या है आगे की, वो हम डिस्कस करेंगे। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद अपने मेहमान को कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल चाल है आप? मौजूदा सियासी सूरत हाल, इस पर जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजकल जो रद्दअमल चल रहा है, रवैया चल रहा है, हर तरफ हम देख रहे हैं आइन शिकनी, हरदर्मी, इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब पंजाब एक बड़ा सूबा है,
और अभी तमाम तर मामलात बगैर वज़ीर आला के चल रहे हैं। रीसेंट अपडेट के मुताबिक जो अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने कहा है फौरी तौर पर हरफबरदारी होनी चाहिए। सदर और गवर्नर जो हैं इसके लिए लाजिम और मलजूम है उन पर कि वो अदालती अहकाम माने, लेकिन आप डिले किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है। गुजारिश ये है कि जो ये हमारे आइनी ओहदे हैं उनकी आइनी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके ना चाहते हुए भी, उनके ना पसंद करते हुए भी कुछ ऐसे फैसले हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं और मानने पड़ते हैं, उन पर अमल होना पड़ता है। लेकिन पीटीआई का एक अपना माइंड सेट है और आप पिछले 3-3.5 साल से देख रहे हैं कि उनकी बिल्कुल वो सियासत नहीं कर रहे, जैसे जारियत कर रहे हैं, जैसे वो लड़ने पे निकले हुए हैं। वो ऐसे समझते हैं कि उनके अलावा कोई आदमी ईमानदार नहीं है, कोई आदमी सच्चा नहीं है, सब चोर हैं, डाकू हैं। भी कोई चीज़ होती है ना जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हैं। मैं सदर पाकिस्तान से बड़ी माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा ही गैर आइनी इकदाम किया है। कितना अच्छा होता कि वो ग्रेसफुली वज़ीर आज़म से ओथ लेते। आपने बहुत अच्छी बात की है, बालातर हो के इससे कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। आप सदर के ओहदे पर हैं, आप गवर्नर के ओहदे पर हैं और आपकी वाबस्तगियाँ सियासी तौर पर अपनी जमात के साथ हैं। आप मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं? आज एक देखें 12 करोड़ का सूबा है, अभी आपने इंट्रो में भी बोला, इतना बड़ा सूबा है और वो बगैर चीफ एग्जेक्टिव के 25 दिन हो गए हैं तकरीबन वो चल रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज हमारी साहब इस 25 दिन में लोड शेडिंग का अजाब लोग भुगत रहे हैं। आपने रमजान बाजार सब्सिडी के नाम पे लगा दी है, वहां पर क्या है, लाइनों में कतारों में लोग लगकर आ रहे हैं। आप यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के बड़े बड़े दावे किए, अवाम कहते हैं हम किससे पूछें? यही मैं गुजारिश कर रहा था ना कि कोई आदमी, आज सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारी 1 साल के लिए हमने गंदम की ख़रीदारी करनी है, उसको महफूज बनाना है। कोई चीफ एग्जेक्टिव नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, किसी को कोई पता नहीं कि कितनी हमारी ज़रूरत है, कितनी हमने स्टोरेज करनी है, कितनी हमने क्या करना है। गन्ने की पेमेंट के लिए किसान रुलते फिर रहे हैं, कोई चीफ एग्जेक्टिव नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारों के पास आज ना फर्टिलाइज़र के लिए पैसे हैं, ना बीज के लिए पैसे हैं। इसी तरह रमज़ान बाज़ार आप देख लें, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका, अफसरशाही सिक्काशाही चल रही है। और वो जो इंटरम सेटअप है जिसमें बुजदार साहब बेचारे, वो जब मुकम्मल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कुछ नहीं करते थे, तो अब तो वो बिल्कुल ही अपनी मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों को हम सामने रखें तो ये सूबे के साथ ज्यादती हो। अभी ये जो बदनज़मी है, एक तजब्जुब की सी सूरत हाल है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसकी रिस्पॉन्सिबल है? यकीनन खान साहब खास करके, ये खान साहब का एक अपना है ना कि मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है, वक्त चलता रहता है, गुजर जाता है। खान साहब जब नहीं थे उस वक्त भी ये मुल्क चलता रहा है और खान साहब ने नहीं होना तब भी ये चलना है। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे बड़ा इस वक्त मसला पता क्या है? जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चीज़ें चल, उनको मानने को वो तैयार नहीं है। क्यों ऐसा है ये रवैया? उन्होंने वो लाए गए थे ना, उनकी अपनी स्ट्रगल कोई नहीं है, वो लाए गए थे बग़ैर मेहनत के, वो आ गए थे। और जब वो बग़ैर मेहनत के आ गए, अब वो समझते हैं कि शायद सारी ज़िंदगी ऐसे हो भी। 3.5 साल में आपने अपनी कारकर्दगी के बारे कुछ नहीं बताया। आपने 3.5 साल चोर डाकू और आप एक खत लहरा के आप कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश होगी। भाई तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों होनी है? तुमने कौन सा ऐसा मैसेज दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान पता नहीं तरक्की की कौन सी मनाजिल तय कर रहा है और आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, इस्लाम का है? कौन सा ऐसा मैसेज आपने दे दिया जिस पे अमेरिका भी खिलाफ हो गया, यूरोप भी खिलाफ हो गया? आपसे एक फ्रांस का सफ़ीर तो निकाला नहीं गया था। और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये हठधर्मी, ये आइन शिकनी, तारीख़ में ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि आइन शिकनी की गई, ये बातें हर जगह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कोई भी एक ऐसा ब्रेन मौजूद नहीं है, कोई एक ऐसा सियासी बसीरत रखने वाला बंदा मौजूद नहीं जो कम से कम गाइड ही कर दे कि क्या किया जा रहा है। ये वहाँ कोई सियासतदान आपको उस रजीम में नज़र आता है? सदर से लेके आप नीचे तक देख लें,
तो कोई सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उसमें पॉलिटिशियन तो कोई भी नहीं है। कोई दंदान साज है, कोई किसी चीज़ का कारीगर है, कोई दिहाड़ीबाज है, कोई लोटा है, कोई उसमें एक बंदा आप दिखा दें जो सियासतदान हो, जिसका विजन हो। खान साहब है, वो खुद सियासतदान नहीं है। सही। अच्छा जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो हम दोनों का इत्तेहाद देख रहे हैं, सिर्फ वज़ीर आला तक है कि आगे भी है इत्तेहाद ऐसे? देखें जी, ये इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नुकसान करवा कर मुल्क को फ़ायदा दिया। एक वक्त था, हमने COD साइन किया और फिर उस पर 2008 में हमने अमल किया, लेकिन उस वक्त भी PMLN ने उसमें से अपने फ़वायद निकालने शुरू किए और हमारी अलहदगी हो गई। आज फिर मुल्क को ज़रूरत है कि हम इकट्ठे हों, सियासतदान इकट्ठे हों, मिल बैठ के इन चैलेंजेस से मुल्क को निकालें, जिनसे खान साहब ने 3.5 साल में जिनमें हमें फंसाया है। तो इकट्ठे होना चाहिए और हमें रहना चाहिए। अब देखें कितनी देर चलता है। इत्तेहादी इकट्ठे भी अगर हैं, मिलजुल कर अब आगे चलने की कोशिश भी अगर कर रहे हैं, जितने बड़े चैलेंजेस हैं, जितने बड़े मसाइल हैं, डू यू थिंक कि इस टेन्योर में जो टाइम अब आप मिला है हुकूमत को भी, इसमें ये मसाइल हल हो जाएंगे? लोड शेडिंग का अजाब लोग भुगत रहे हैं, महंगाई का अजाब लोग भुगत रहे हैं, डॉलर हर रोज़ बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत के बार बार लोग चर्चे कर रहे हैं कि बढ़ जाएगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। देखें, जब भी आमरीयत आई है ना, उसके बाद लोड शेडिंग तो हमें गिफ्ट में मिली है। मुशर्रफ के बाद लोड शेडिंग हमें मिली। अब ये भी मुशर्रफ का ही एक हिस्सा है। मुशर्रफ के रेफरेंडम में ये वोट भी खुद भी इसने कास्ट किया, बल्कि उसकी कंपेन चलाता रहा। और फिर जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेलता और पलता और फूलता फलता आया, तो सारों ने देखा हुआ है। ये तो होना था। लोड शेडिंग इंशाल्लाह ताला उससे भी निपटा जाएगा। और हमारे पास वाफिर मिकदार में बिजली आज भी है, लेकिन वो बद इंतज़ामी का शिकार है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये सारे मामलात स्ट्रीमलाइन सेटल डाउन होते जाएंगे। मुश्किलात बहुत बड़ी है ना, और वक्त उतना है नहीं कि इन चैलेंजेस से निपटा जा सके। खैर, आप क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे पंजाब असम्बली में, वज़ीर आला के इंतखाब के दिन जो मामला पेश आया, क्या हुआ था? आंखों देखा हाल बताइएगा। देखें जी, सिंपल सी बात है, एक आदमी के पास अक्सरियत है, उसने क्यों असम्बली के अंदर जाके लड़ना है? उसने क्यों झगड़ा करना है? हमने तो वहाँ गालियाँ भी खड़े होकर सुनी। हम अक्सरियत में थे, हम चाहते थे कि इंतखाब पुरअमन हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारा कस्टोडियन ऑफ द हाउस था, उसको ज़ेब नहीं देता था कि वो नॉन मेंबर्स को एंटर करें। वो लोगों को अंदर बुला के और मेम्बरान पे तशद्दुद करवाएं, मेम्बरान को गालियाँ दिलवाएं, उनको लड़ाई पे उकसाएं। बिलाखिर वही हुआ। हालांकि हमने सिर्फ नॉन मेंबर्स को निकाला है। किसी मेंबर को, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हो, सारे काबिल एहतराम है, किसी ने ना तशद्दुद का निशाना बनाया है। परवेज़ इलाही साहब को रिक्वेस्ट की गई कि या आप अपनी सीट पे तशरीफ़ रखें या आप बाहर चले जाएं, और परवेज़ इलाही साहब खुद से बाहर गए, उन्हें किसी ने नहीं मारा। और वहाँ पे बाजू बांध लेना और फिर बद दुआएं करना, एक इतना बड़ा सियासी घर। एक ओवरऑल जो हमने इम्पैक्ट देखा पूरे मुआशरे में, जो एक रद्द-ए-अमल सामने आया, जैसे अभी भी हम फुटेज दिखा रहे हैं, ओवरऑल एक मंजर जो था अफसोस का था। इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे? बिल्कुल। कौन कितना जिम्मेदार था, क्या हुआ, इम्पैक्ट जो गया, वो एक ऑब्वियसली बड़े लोग बैठे थे, सियासतदान थे, अहम पोस्टों पे जो लोग हैं, उनसे इस तरह के रवैये माजरत के साथ समझ से बात है। देखिए जी, मैं तीसरी दफ़ा MPA इलेक्ट हूँ और तीसरी दफ़ा मैं अपोजिशन में हूँ। मुझे 40 साल हो गए सियासत करते, एक सियासी कारकुन की हैसियत से। मैं लिटरली उस दिन रो रहा था कि क्या मेरी 40 साल जद्दोजहद का ये नतीजा है कि हम आपने 40 साल में ऐसी मिसाल देखी? क्या मैं अपने बच्चों को ये पाकिस्तान दे के जा रहा हूँ? तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। वाकई कता नज़र इसके कि कौन ज़िम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है। और उन लोगों का जो इसके ज़िम्मेदार हैं, तारीख़ में उनका नाम भी लिखा जाएगा और वो उन्हें सारी ज़िंदगी ये फेस करना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। जैसे हिटलर भुगत रहे, इसी तरह ये भी भुगतेंगे। फाशिस्ट जहाँ भी है जी, वो चाहे हिटलर है चाहे खान साहब है, फाशिस्ट ही है जी। कुछ असम्बली के प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ SOPs होते हैं, जो चीज़ें नहीं अंदर जानी चाहिए थी बॉक्स के
लोग मिल के वो चीज़ें सामान अंदर लेकर गए। उससे पहले वाला असम्बली के आगाज़ से पहले ये सब कुछ होता रहा, क्या किसी ने नहीं देखा? क्या नहीं, किसी वो ने तो जब एक कस्टोडियन की सुपरविजन में सब कुछ हो रहा हो, हाँ, फिर किसने जबकि देखना हमने तो होता है ये जी? सुना था सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, दफ़ा नहीं, 144 लगाई देखिए, गई ये है। सारी चीज़ें परवेज़ इलाही साहब ने खुद प्रोवाइड की हैं। अच्छा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम जहाँ पे मौजूदा सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, हमारे सामने तमाम सियासी मंजरनामा है, आगे की हिकमत अमली अब सियासी जमातों की क्या है? मुल्क को संभाला देने का तो सोच लिया आपने, इत्तेहादी इस पर मिलकर काम भी कर रहे हैं और प्लानिंग्स भी सबकी चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या आगे करना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और उसने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है। जब भुट्टो साहब आए थे उस वक्त भी थे यही चैलेंजेस, जब बीबी आई उस वक्त भी यही थे और हमने वो किया। इवन के जब जरदारी साहब आए उस वक्त भी बड़े संगीन चैलेंजेस थे, जिसमें आइन को बहाल करना था, मुशर्रफ का जो LFO था उसको फारिग करना था, ये सारी चीज़ें थी और हमने वो की, हमने वो करके दिखाई। हमने इस मुल्क से पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया जो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, जो बिल्कुल। खान साहब ने भी जिसको कंटिन्यू किया, जिसको नवाज शरीफ रजीम ने भी कंटिन्यू किया, और वो ज़रूरत है, आज तक वो चल रहा है। और उसी के जो है वो प्रोग्राम्स है, चाहे एहसास का नाम दे लें चाहे कोई दे लें, दरअसल वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। उसी डेटा की बुनियाद पे हम IDPs को हमने वापस भेजा, उसी डेटा की बुनियाद पे हमने जो फ्लड रिलीफ दिया वो किया। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास और हमारे सामने इस वक्त हैं, ये बिसब के ही मरहून मिन्नत है। फिर 18th अमेंडमेंट और सूबों को खुद मुख्तारी देना, फिर NFC अवार्ड करना। मैं कहता हूँ कि अगर वो उस वक्त जरदारी साहब ना करते और उनका ये विजन ना होता तो आज इस फाशिस्ट हुकूमत ने इस मुल्क की धजियां बिखेर के रख देनी थी, इसके वफाक को कमज़ोर कर देना कुछ था। अल्फाज में अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी को आपने बयान करना हो, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये स्याह तरीन दौर था जी, ये अंग्रेज़ के दौर से भी बुरा दौर था, बड़ा ही पुरतशद्दुद, बड़ा ही भयानक, बड़ा ही आइन शिकन और बड़ा ही मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने वाला ये दौर था। अब आगे की उम्मीदें पाकिस्तानी जो हैं वो क्या लगाएं? ख़ास तौर पर पंजाब के जो हम हालात देख रहे हैं, अभी भी एक वो सियासी जो हमें कह सकते हैं ना पुख्तगी नज़र उस तरह से नहीं आ रही है। उस साइड से आपको आनी भी नहीं है जी। आप मुतमिन रहें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जो सियासी इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला ये इन तमाम मामलात से निकालेगा इस मुल्क को, इस मुल्क का इमेज बेहतर करेगा, इस मुल्क को शनाख्त देगा। ये सारे सियासी नारे हैं जी, ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त नहीं है, ग्रीन पासपोर्ट को फलां नहीं है। क्या है, ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, आपके और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। भुट्टो साहब ने हमें पासपोर्ट दिया था, ID कार्ड भुट्टो साहब ने दिया था। इन्हें क्या पता कि पासपोर्ट की क्या इज्जत होती है। बिल्कुल सही। आज हम रुस्वा हुए पड़े, आपके सामने है। मैं जो जिस नैरेटिव पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या ये नैरेटिव ज़्यादा देर चलने वाला है? बिल्कुल क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें सारी हैं जी। चाइना के साथ हमारी नहीं बनती, अमेरिका के साथ हमारी नहीं बनती, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इनसे तो बड़ा काम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था, जो ईरान से गैस पाइपलाइन लेके आए। बिल्कुल आपने सही कहा हसन मुर्तज़ा हमें तो साहब। कोई धमकी नहीं मिली। अब हमने पूछना ये आपसे कि आम आवाम सवाल ये करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कब आएगी? उनके लिए कुछ हुकूमत जो भी आए कब कुछ करेगी? महंगाई से कब जान छूटेगी? लोड शेडिंग से कब जान छूटेगी? कब उनकी ज़िंदगी में सुख का सांस आएगा? देखें जी, फिल फॉर उनकी ज़िंदगी में सुख का सांस आना चाहिए, बिला ताख़ीर आना चाहिए। इस अवाम ने बड़ा सफ़र किया है, इस अवाम ने बड़ा भुगता है और इनको फ़ौरन रिलीफ की ज़रूरत है। जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आते ही तनख्वाहों में इजाफे की बात की, मिनिमम वेजेस की बात की, वो बिल्कुल उनको यकीनी बनाना चाहिए, उनको वो रिलीफ देना चाहिए। हमें बिजली में रिलीफ देना चाहिए, हमें पेट्रोल में रिलीफ देना चाहिए। ये अगर हुकूमत नहीं देती तो फिर हमारा फ़ायदा अल्लाह कोई करे नहीं ये आने सब का। हो जाए, क्योंकि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला यही चीज़ें बनी हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए जी, मैं आवाम को कहूँगा कि वो इसके कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, मैं कहता हूँ कि आप सोचें ज़रूर
आप इसको इस बुनियाद पे सोचें कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। उसके लिए खान साहब को भी अगर आप देते हैं तो मुझे कम अज़ कम इसमें कोई, मैं सियासी कारकुन हूँ, मुझे कोई नहीं है कि आप ना करें, लेकिन सिर्फ इतना सोचें कि जो शख्स 4.25 साल तक इस मुल्क से खेलता रहा है, गरीबों के जज्बात से खेलता रहा है और जिसने कोई वादा पूरा नहीं किया, उसको इस हद तक कंसीडर करना कि वो पाकिस्तान, वो है तो पाकिस्तान है, ये ज़्यादती। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच हसन मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद की आमद है और हम देख रहे हैं कि जी शॉपिंग का सिलसिला अब बढ़ता चला जा रहा है, बाज़ारों में रश नज़र आने लगा है। ईद की शॉपिंग के लिए लाहौरियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो, मैं तो कहूँगी कि जी मौका मिला है। लाहौरी सैर भी कर सकते हैं, ईद की शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। महकमा सियाहत कुछ स्पेशल लेकर आया है। स्पेशल क्या है? डबल डेकर तो आपने देखी है महकमा सियाहत की तरफ से, जो कि सियाहत के लिए हम देखते हैं शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर आपको जी सैर कराती शहरियों को, लाहौरियों को नज़र आती है। लेकिन ईद की शॉपिंग के लिए कुछ स्पेशल ये लेकर आए हैं। अब प्लान क्या है, कहाँ से ये बस चलेगी, कैसे लाहौरी इस पर सफ़र कर सकेंगे, शॉपिंग कर सकेंगे, कौन कौन से बाज़ारों में जाएगी, टिकट क्या होगी, टाइमिंग्स क्या होंगी, ये सारे सवालात हम पूछेंगे। जी असदुल्ला फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी टूरिज़्म, अपने मेहमान को खुशामदीद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के लिए जी स्पेशल आपने ये ऑफ़र निकाली है और महकमा सियाहत बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आए लाहौरियों के लिए। ये डबल डेकर जो है, हम वैसे देखते हैं बड़ी अट्रैक्शन है इसमें, जिस तरह से कलर्स हैं और ओपन एक इन्वायरमेंट है, लोग सफ़र करते हैं, इंजॉय करते हैं। क्या प्लान है ईद का? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी इस कोशिश को सबसे पहले के सराहा और आवाम तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद की। और यकीनन आपके बगैर हमारी ऐसी डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती, हम चाहे जितने भी स्टेप्स लें, जब तक कि आपके हवाले से लोगों तक ये पैगाम ना पहुँचे। बेसिकली इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। इस वक्त हम अगर सिर्फ ईद के हवाले से फ़ोकस करें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये एक हुकूमत पंजाब की तरफ से और महकमा सियाहत की तरफ से एक अदना सी कोशिश है कि लोगों की खुशियों में हम जितना भी शामिल हो सकें और उसमें जितना भी रंग भर सकें और उसमें जितनी भी फैसिलिटेशन हम कर सकें। अल्टीमेटली ये कंसेप्ट जो है पार्क एंड राइड की तरफ भी लेके जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे मौक़ों पर, ईद के मौक़ों पर और इसके अलावा भी हमारे बाज़ारों में, सड़कों पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज़ हैं और इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है डी कंजेशन ऑफ ट्रैफिक। तो उस हवाले से भी एक लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि लोगों में अगर ये आगाही आए कि बजाय कि हर जगह अपनी गाड़ी लेके जाएं, वहाँ पे जगह ढूंढें पार्किंग के लिए, तो उसकी बजाय हम इस तरह से एक खूबसूरत तरीके से उन्हें डबल डेकर बस की शक्ल में किसी एक जगह पे वो पार्किंग करें। उसके बाद हॉप एंड हॉप ऑफ की एक फैसिलिटी जो कि सारी दुनिया में होती है, ख़ास तौर पे जो CBD के एरियाज़ होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, कि आप एक जगह से बैठे, आप दूसरी जगह पे उतरे, शॉपिंग की, बाहर निकले, फिर उसी बस पे बैठ के, या आपने वापस जाना है तो दूसरी साइड पे उसका वापसी का रूट है। तो इस तरह से आपको एक तो ट्रैफिक कंजेशन और इस तरह की हैसल के पार्किंग ढूंढते रहें, कहाँ से किधर पहुँचना है, तो आप इन सब से बच जाते हैं। सही। और बाकी जो है लोगों को इसमें अट्रैक्शंस क्या हैं जी, सबसे पहले तो ये है कि ईद के मौके पे हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, यानी ईद के दिनों में जी, ईद के मौके पर। क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे अगर अच्छा रिस्पांस आता है और लॉन्ग टर्म में रेगुलर बेसिस पे कि वीकेंड के ऊपर या ट्वाइस अ मंथ या जैसे मैंने कहा वीकेंड्स पे, वो हम देखेंगे कि कैसा रिस्पांस है। और अभी हमारे पास क्योंकि बसेस भी 3 हैं, तो उसके हवाले से भी हमें देखना है कि अभी जो रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल इसमें इसका नंबर इंक्रीज़ करने की भी हमारी कोशिश है। और आप रूट्स के हवाले से कह रही थी जी, अफ्तारी के बाद ये स्टार्ट होगा, इसके डिफरेंट टाइमिंग्स हैं क्योंकि इसमें हॉप ऑन हॉप ऑफ का कंसेप्ट है। तो एक पूरा शेड्यूल हमने दिया है कि बस किस किस टाइम पे यहाँ से गुजरेगी। 2 रूट्स हैं हमारे, एक लिबर्टी से मेन बुलेवार्ड से मॉल रोड तक, ठीक है, और दूसरा लिबर्टी से पैकेजिस मॉल का है। सही। और दरमियान में जो प्लाजाज हैं, तमाम ताजर बरदरी जो है उनके नुमाइंदगान, उन्होंने बड़ा जनरसली इसमें पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे लोग उतरेंगे, शॉपिंग करेंगे, दे विल ऑफर यू गुड डिस्काउंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 50%।
Good, तो great. और वो उसमें कोई नहीं है कि किसको कूपन मिलना है। कुछ हमने कूपन भी रखे हैं, वो आप प्रेजेंट करेंगे उस पर भी मिल सकता है। लेकिन कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बड़ी ये जनरस ऑफ़र आई कि जी कूपन नहीं भी होगा तो हम फिर भी ये सेल डिस्काउंट देंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी आप जी जहाँ पर सैर करेंगे, शॉपिंग के लिए आपको आसानी होगी, वहीं पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से इससे बेहतर ईद का जो मज़ा है वो दोबारा नहीं हो सकता। टाइमिंग्स आपने बताया कि अफ्तार के बाद की हैं, तो ये बस कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगी? मतलब अगर एक दफ़ा तमाम लोगों को लेकर चलेगी, ये सेकंड अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आए? जी ये अपना साइकिल चलाती रहेगी, ये 7:30 से 8 के दरमियान शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये 2 बजे तक चलेगा। सही, अच्छा जी, आप 2 हिस्सों में चलेगी, ये भी बता दिया गया है। टिकट्स वगैरह इस पर रखी गई है? नहीं, कोई टिकट, लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ भी सफ़र कर सकते हैं क्या? अच्छा जी, इसके साथ साथ जो आपने ईद स्पेशल ऑफ़र आपने कहा, ईद के तीनों दिन के लिए ऑफ़र होगी? ये जी 5 दिन के लिए चल रहा है। ठीक है। कल से शुरू हो जाएगा और 2 मई तक है। और अगर जैसे चांद के नज़र आने पे अगर एक दिन और एक्सटेंड हुआ तो आपने कहा ईद के दिन जो है वो फ्री सफ़र कर सकेंगे लोग? मतलब ये जो पूरा पैकेज 5 दिन का। अच्छा, ये 5 दिन का पूरा पैकेज है, ये फ्री सफ़र कर सकेंगे। अच्छा जी, कुछ बाजार टारगेट किए हैं वो भी आपने बता दिए। इसके अलावा टाइमिंग्स ईद के दिनों में 3 दिनों में भी क्या मगरिब के बाद की रहेंगी जिन लोगों ने सफ़र करना? हाँ जी, ये पूरे 5 दिन जो है मगरिब के बाद अफ्तार के बाद शुरू होगा 7:30-8 के दरमियान। ठीक है। और वो सारा शेड्यूल हमने आपको भी दिया है। आप कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है इस बस में? कुछ अट्रैक्शन के लिए मजीद क्या? हाँ, ये 60 के करीब है, नीचे भी होती है गुंजाइश और ऊपर डबल डेकर। ठीक है, मोस्टली लोगों की कोशिश होती है ऊपर बैठ के सफ़र करें। हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन वेदर। हाँ, वेदर एंड एग्जैक्टली ऐसे। लेकिन शाम के टाइम में वैसे भी मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, ऐसा उस तरह से गर्मी जो हम दिन में देखते हैं वो नहीं होती है। अच्छा जी, अंदरून शहर की सैर करने को लोग बड़ा प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पे लाहौरी कहते हैं जी असल हुसैन ही वो है, तो कुछ ये प्लान किया जा रहा है कि अंदरून शहर की सैर भी कराई जाए लोगों को और दिखाया जाए, अपने विरसे से भी रोशनास कराया जाए? जी ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी ये डेली ये सर्विसेज चलती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी 3 बसेज़ हैं और नेक्स्ट ईयर हम इसका नंबर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। और उसमें अल्टीमेटली हमें जब हम अंदरून शहर की बात करते हैं या किसी भी बिज़नेस एरिया की, तो हमें पार्क एंड राइड के कंसेप्ट को प्रमोट करना होगा। हर जगह पे आप अगर कहें कि एक गाड़ी लेके जानी है और 2 लोगों के लिए गाड़ी जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है हमारी ट्रैफिक कंजेशन का, तो उसमें हम यही प्लान कर रहे हैं कि पार्क एंड राइड का कंसेप्ट हो। जैसे अगर आपने नारकली जाना है तो आपको एक बस में ले जाया जाए माल रोड पे, वहाँ पे एक जगह पे पार्क करके फिर अंदर और जो मीडियाज़ हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, लाइक चिंगची रक्शाज हैं, जैसे आपने देखा होगा वॉल्ट सिटी में इंट्रोड्यूस किए गए, तो ये एक मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये फिर हमारी जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, जो हमारे अंदरून शहर के बाज़ार हैं, पुराने बाज़ार, उनसे लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर हटते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कंजेशन। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये तो ईद के हवाले से आपका सारी प्लानिंग हो गई, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कभी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है? स्कूल्स को ऑफर किया हो कि आप एक प्लान करें ट्रिप और हम आपके बच्चों को सैर के लिए लेके जाते हैं? बड़ा अच्छा है जी, हमारा जी इसके ऊपर बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, रेगुलर फीचर है। अच्छा, पिछले 2-3 माह से ज़्यादा हो गए चल रहा है। उसमें हम तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में अपनी टीम्स भेजते हैं अवेयरनेस के लिए, और वो सबसे पहले तो पूरा हमारा लैंडस्केप बताते हैं उन्हें कि क्या क्या हमारे पास कहना हिडन ट्रेजर है इस सिलसिले में, टूरिज़म के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से। और फिर उनको और उसमें एक और बहुत बड़ा मकसद जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म का कंसेप्ट देना, ताकि लोगों को पता हो कि हमने जब कहीं जाना है एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ जो डेस्टिनेशन है उसका सिलेक्शन कैसे करें, हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, उसके इर्द गिर्द और क्या अट्रैक्शंस हो सकती हैं। उसमें भी हमारी अब ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, तो उसके उस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ हमारी टीम उनको फिर टूर्स का भी बताते हैं और टूर्स प्लान करके भी देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज ही मेरा ये है कि ये एक हमारी अदना सी कोशिश है, इसमें आप भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लें और हमें इसके ऊपर फीडबैक भी दें कि
इसको हम आगे और ज़्यादा कैसे बेहतर तरीके से इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। और यही मैसेज है कि जी ईद की खुशियों में हम आपके साथ हैं और आप इस हमारे छोटे से तोहफे को ज़रूर जी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। आपके लिए महकमा सेहत ने एक दाम उठाया है तो आपको ज़रूर जो है इस पर सफ़र करना है और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा हमें अपना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ रेट लिस्ट हमने आपको बतानी है। अगर आपने सब्जियां खरीदनी है तो आपको किस कीमत पर मिल सकती हैं। सेगमेंट अपना शामिल करते हैं, जानते हैं आज के भाव क्या है। हसनैन की तरफ, हसनैन मार्केट में मौजूद है, हमें बताएंगे कि जी आज के रेट सब्जियों को क्या है। जी हसनैन। जी वाल्टन सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर चीनी के स्टॉल के ऊपर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चीनी लेने के लिए आने वाले जो रोज़ादार शहरी हैं उनकी जहाँ तक नज़र जा सकती है चीनी के स्टॉल तक बाहर तक जो यहाँ पर तंबू कनात लगाई हुई है इंतज़ामिया की जानिब से, लंबी लाइनें देखने में आ रही हैं। मर्द हजरात की भी, ख़वातीन हजरात की भी, जो यहाँ पर 70 रुपये के हिसाब से 2 किलो चीनी लेने आए हैं या फिर 4 किलो। DC के अहकामात पर कोई भी शहरी 2 से 4 किलो चीनी ले सकता है एक ID कार्ड के ऊपर 27 रमज़ान तक। तो 27 रमज़ान तक इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए रोज़ादार जो शहरी हैं बड़ी लाइनों में यहाँ पर लगे हुए हैं चीनी के हसूल के लिए। और अजीब बात यह है कि हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है वो भी यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। माँ जी, आपकी उम्र मुझे 60 साल से ज़्यादा लग रही है, अल्लाह ताला आपकी लंबी ज़िंदगी करे, लेकिन आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी क्यों लाइन में लगे हुए हैं? बच्चे अगे शायद ना देन, मैं पहली बार आई हूँ। ओके, आप पहली बार आए, आपको पता नहीं है कि आपको कैंप में बिठा के आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आप कैंप में बैठेंगे, उनको बताएंगे तो आपको हर चीज़ ला देंगे। ठीक हो गया बच्चे। जी, आप अभी अगर जाएं बगैर लाइन के बाहर चले जाएं और उनको कहें कि जी मैंने ऐसे ID कार्ड अपना दें और चीनी दें तो आपको चीनी मिलेगी। अच्छा, ये है हमारे सीनियर सिटीज़न जिनको अपने हकूक़ का भी पता नहीं है। डेफिनेटली उनको अपने हकूक़ का पता होना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट की जानिब से उनको जो सब्सिडी या फिर उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं उनसे उनको इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। और यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं चीनी के स्टॉल के ऊपर। यहाँ पर मर्द हजरात भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि वो कब से कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कब से यहाँ पर आए हैं चीनी लेने के लिए, क्या कहेंगे? अभी को 10 मिनट हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हुए हैं यहाँ पे आए हुए। और ये है कि ये जल्दी जिनसे ना वो ID कार्ड का नंबर जल्दी से नोट करते जाते हैं, उसके बाद ये लाइन जिनसी ने जल्दी जल्दी चलती है। गवर्नमेंट की जानिब से जो नए वज़ीर आज़म हमारे आए हैं उनकी जानिब से हसनैन बहुत शुक्रिया आपका हमें आगाह करने के लिए लोगों का क्या रद्द अमल है। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है अपने हम को पहुँचा है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।